हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के इस अमेजिंग से सेशन में। ये आखिरी सेशन होने वाला है एक नई शुरुआत सीरीज का, क्योंकि आज हमारा पूरा का पूरा टैक्सेशन यहां पर आकर खत्म हो जाएगा। एंड टुडे इज 22nd लेक्चर ऑफ दिस सीरीज, एक नई शुरुआत। और आज हम लोग जीएसटी का आखिरी चैप्टर यानी रिटर्न्स अंडर जीएसटी यहां पर करेंगे। राइट, जितने भी स्टूडेंट्स यहां पर नए हैं, ये मेरे बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसको आप लोग यहां पर देख सकते हो। ये मेरा शेड्यूल है मई 23 के स्टूडेंट्स के लिए। रोज रात को 10 बजे ये वाली क्लासेस चलती हैं। अब कल से नहीं चला करेंगे क्योंकि आज यहां पर खत्म हो गया। नवंबर 23 के स्टूडेंट्स के लिए अनअकैडमी प्लस के एकाग्रता बैच में मंडे टू सैटरडे मेरी क्लासेस होती हैं दोपहर को 12 बजे। एक मई 23 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैंने स्ट्रैटेजी सेशन लिया था जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डू चेक इट आउट। बाकी एक नई शुरुआत सीरीज के जितने भी सेशंस अभी तक हुए हैं उन सब की मैंने एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हो। और जो भी नोट्स मैं यहां पर यूज करता हूं उस नोट्स का भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज सेशन। चलो सर, छोटा सा टॉपिक है रिटर्न्स, पूरा थियोरेटिकल है। आई जस्ट कीप ऑन रीडिंग इट आउट एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल द प्रोविजंस। और जहां जहां पर अमेंडमेंट्स है वो पोर्शन बोल्ड है, वो मैं आपको हाईलाइट करता रहूंगा कि देखो यहां पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए सर, रिटर्न्स का सबसे पहले बेसिक एस्पेक्ट समझते हैं। रिटर्न होता क्या है? रिटर्न इज अ स्टेटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू बिजनेस एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द टैक्सेबल पर्सन ड्यूरिंग अ प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। तो जो भी आपने बिजनेस एक्टिविटीज की हैं उनसे रिलेटेड जो कुछ पर्टिकुलर्स हैं, कितने का माल बिका, कितना क्या क्या हुआ, कितना टैक्स देना है, वो सारी चीजें एक समरी फॉर्म में जब आप देते हो तो उसको रिटर्न कहा जाता है। Purposes of return: the returns serve the following purposes: mode for transfer of information to the tax administration, compliance verification program of tax administration, finalization of tax liabilities of the taxpayer within the stipulated time period, providing necessary inputs on the basis of which policy decision can be taken, management of audit and anti-evasion programs of tax administration। ये सारी चीजें होती रहती हैं। जीएसटी लॉ में रिटर्न फाइलिंग की इंपॉर्टेंस क्या है? The correct and timely filing of returns is of utmost importance because of two reasons. One, firstly, under GST laws, a taxpayer is required to estimate his tax liability on self-assessment basis and deposit the tax amount along with या before the filing of such return. ठीक है, तो रिटर्न फाइलिंग के समय या तो आप टैक्स डिपॉजिट करो या तो उससे पहले आप टैक्स को डिपॉजिट कर दो, सेल्फ असेस करो और फिर कर दो। The return therefore constitutes a kind of working sheet या supporting document for the tax authorities that can be relied upon as the basis on which the tax has been computed by the taxpayer। तो रिटर्न क्या होता है? बेसिकली एक तरह से वर्किंग नोट हो जाता है कि जितना भी टैक्स आप जमा कर रहे हो वो टैक्स वाली फिगर पर आप अराइव कैसे हुए, तो वो आपको रिटर्न से पता चल रहा है। तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज देख सकते हैं कि ठीक है ये रिटर्न है, इस तरह से इसने ये टैक्स वाली फिगर पे अराइव हुआ है। सेकेंडली, under the GST regime, filing of returns not only determines the tax liability of a person filing the same, but it also has a huge bearing on determination of tax liability of other persons with whom the former has entered into taxable activities। तो अगर मैं रिटर्न फाइल करता हूं तो सिर्फ मेरी टैक्स लाइबिलिटी के बारे में सरकार को नहीं पता चलेगा, मैंने जिन जिन लोगों से डील की, मैंने जिनको सामान बेचा, मैंने जिनसे सामान खरीदा, उनकी भी टैक्स लाइबिलिटी भी के बारे में सरकार को पता चलता है। All the returns are to be filed online. Returns can be filed using any of the following methods. कौन-कौन से हैं? GSTN पोर्टल, जो ये वेबसाइट है, ऑफलाइन यूटिलिटीज प्रोवाइडेड बाय GSTN, GST सुविधा प्रोवाइडर्स। ठीक है, ये एक बेसिक समरी है आपके पास कि कितने कितने रिटर्न्स आपको फाइल करने होते हैं, कौन कौन से रिटर्न्स आपको फाइल करने होते हैं। इसको आप कभी भी बाद में देख सकते हो, अभी विल नॉट गो थ्रू इट, लेकिन ये पूरी के पूरे जो भी रिटर्न्स है उसकी समरी है बेसिकली। ठीक है, तो GSTR1 आपको पता है, GSTR1 इज अ मंथली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज। कौन फाइल करता है? एक ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन विद एन एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर ग्रेटर देन 5 करोड़ रुपीज और हु हैज ऑप्टेड फॉर मंथली रिटर्न। तो GSTR1 किनको फाइल करना होता है? जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है या जिन्होंने ऐसे ऑप्ट किया हुआ है। कब तक फाइल करना होता है? 10th day of the next month, अगले महीने की 10 तारीख तक फाइल करना होता है। However, presently the same is being extended to 11th day of the next month। तो अभी ये 10 तारीख की चीज 11 कर दी है। GSTR1 को क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज की तरह से भी फाइल किया जा सकता है। वो लोग करेंगे ये जिनका एग्रीगेट टर्नओवर अप टू 5 करोड़ रुपीस है। तो इसको QRMP स्कीम बोलते हैं, अभी हम लोग थोड़ी देर में बात करेंगे। क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। ठीक है, तो अगर मेरी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, जो कि है, तो मैं अगर चाहूं तो मैं QRMP स्कीम में अपने आप को एनरोल करा सकता हूं कि मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज दूंगा लेकिन अपना टैक्स में मंथली पे करता रहूंगा।
तो अगर मैं क्वार्टरली स्टेटमेंट दे रहा हूं तो अप्रैल जून जुलाई अप्रैल मई जून का जो GSTR1 होगा वो मैं जुलाई में पे करूंगा, जुलाई में फाइल करूंगा। और कब? 13th of the month succeeding the quarter has been notified as a due date of the recent quarters। मतलब अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर का रिटर्न मुझे कब तक फाइल करना होगा? 13th जुलाई तक मेरे को फाइल करना होगा। ठीक है। फिर GSTR3 क्या होता है? इट्स अ मंथली रिटर्न फॉर नॉर्मल टैक्स पेयर। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर तो 20th ऑफ द मंथ। तो इसको हम लोग कई बार बात कर भी चुके हैं कि GSTR3 भी 20 तारीख तक करना होता है। तो फरवरी का GSTR3 भी 20th मार्च तक आपको जमा करना होगा एंड सो ऑन। और अगर एग्रीगेट टर्नओवर आपकी लेस देन 5 करोड़ रुपीस है, लेस देन इक्वल टू 5 करोड़ रुपीस है, तो या तो 22nd या तो 24th ऑफ द मंथ डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन विच दे आर रजिस्टर्ड। तो कुछ स्टेट्स में, कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स में अगर आप रजिस्टर्ड हो तो आपको 22 तारीख तक फाइल करना होता है, और अगर आप कुछ और स्टेट्स में आप जो रजिस्टर्ड हो तो आपको 24 तारीख तक फाइल करना होता है। ठीक। GSTR4 कॉम्पोजिशन स्कीम वाले फाइल करते हैं। GST CMP 08 ये रजिस्टर्ड पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम वाले करते हैं क्वार्टरली स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। ठीक है। और ये करते हैं 18th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। फिर GSTR5 NRTPs के लिए आ जाता है, 5A आ जाता है आपका OIDAR के लिए, जो कि एनीवे आपके CA इंटरमीडिएट के सिलेबस में नहीं, वो बाहर है CA फाइनल के सिलेबस में। GSTR6 इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, ये भी CA फाइनल वालों के लिए। GSTR7 मंथली रिटर्न फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, ये भी CA फाइनल वालों के लिए। GSTR8 मंथली रिटर्न फॉर टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, ये भी CA फाइनल वालों के लिए। और GSTR9 आपका एनुअल रिटर्न आ जाता है। ठीक है। एनुअल रिटर्न आपको कब तक करना होता है? 31st दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। तो 22-23 का एनुअल रिटर्न आपको 31 दिसंबर 2023 तक फाइल करना होगा। ठीक है। 9A एनुअल रिटर्न है कॉम्पोजिशन स्कीम वालों के लिए। 9B एनुअल स्टेटमेंट है ई कॉमर्स वालों के लिए जिनको TCS कलेक्ट करना होता है। 9C है reconciliation स्टेटमेंट। रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 5 करोड़ रुपीस, ये आपको देना पड़ेगा अलोंग विद एनुअल रिटर्न। reconciliation स्टेटमेंट आपको देना पड़ेगा। GSTR10 होता है फाइनल रिटर्न। फाइनल रिटर्न आप तब देते हो जब आप GST रजिस्ट्रेशन अपना सरेंडर कर देते हो या आपका GST रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो आप फिर एक आखिरी रिटर्न देते हो GST स्कीम में, दैट इज नोन एज अ फाइनल रिटर्न। GSTR11 होता है डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, उन लोगों के लिए पर्संस हु हैव बीन इशूड अ यूनिक आइडेंटिटी नंबर। ठीक। आउटवर्ड सप्लाईज वाली जो डिटेल्स हैं वो GSTR1 में देते हैं, जितना भी बोल्ड पोर्शन है वो अमेंडमेंट आया हुआ है। राइट। तो देखो, subject to such conditions and restrictions as prescribed, the details of outward supplies of both goods and services are required to be furnished by every registered person, including casual registered person except ISD, NRTP, composition suppliers, person deducting tax at source, person collecting tax at source, OIDAR, सर्विस सप्लायर्स। तो इन 4-5 लोगों को छोड़कर GSTR1 में सभी को अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स मेंशन करनी होती हैं, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज प्रिस्क्राइब्ड। तो ये नया वर्ड यहां पर जोड़ा हुआ है, नया फ्रेज यहां पर जोड़ा है, इसको ध्यान रखना है। Such details shall, subject to such conditions and restrictions, within such time and in such manner as may be prescribed, be communicated to the recipient of the said supplies। तो ये वाली लाइन भी यहाँ पर नहीं जुड़ी है, पहले भी होता था लेकिन अलग तरीके से कहा जाता था, अब यहाँ पर दूसरी तरीके से कहा जा रहा है। It needs to be filed by 11th of every month in relation to the supplies effected during the previous month. Quarterly statement is to be filed by persons opting for QRMP scheme by 13th day of the month succeeding such tax period as per Rule 59 of the GST rule। सिंपल। अब देखो, अगर आप QRMP के लिए ऑप्ट करते हो, तो इसकी ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझना। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या होती है कि सपोज मैं एक छोटा टैक्स पेयर हूं, मैं छोटा सप्लायर हूं और मैं QRMP स्कीम को ऑप्ट करता हूं। अब मैं अप्रैल, मई, जून इन तीनों महीनों की जो भी मेरी आउटवर्ड सप्लाईज है उनकी डिटेल्स में जुलाई में फाइल करूंगा। राइट। 13 जुलाई तक मैं फाइल करूंगा GSTR1 में, 13 जुलाई को फाइल करूंगा। तो अब अगर मैंने किसी को भी सामान बेचा होगा अप्रैल में, वो बंदा ITC क्लेम नहीं कर पाएगा टिल जुलाई, क्योंकि जब मैं GSTR1 फाइल करूंगा तभी तो उसके GSTR2B में रिफ्लेक्ट होगा। राइट। तो अगर मैंने कोई सामान उसको अप्रैल में बेचा तो मैं उसका GSTR1 अप्रैल में, मतलब मई में तो फाइल कर नहीं रहा, मैं उसका GSTR1 जुलाई में फाइल कर रहा हूं। तो जो भी मेरा परचेजर है वो उस खरीद पर ITC क्लेम नहीं कर पाएगा टिल जुलाई। ठीक है। तो इस चीज को
ठीक करने के लिए सरकार ने एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है अपने जीएसटीएन पोर्टल पे, और वहां पर बोला गया है कि ठीक है, मैं अपना रिटर्न भले ही क्वार्टरली फाइल करूंगा, लेकिन अगर मैं चाहूं तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में मैं अपनी बाकी सारी इनवॉइसेस को अपलोड करता रहूं। तो अप्रैल और मई की इनवॉइसेस मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में अपलोड कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, उन इनवॉइसेस का क्रेडिट जो है वो जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट होता रहेगा टू ऑल द परचेजर्स। जितने भी मेरे खरीदार होंगे उनके जीएसटीआर 2B में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट होती रहेंगी, तो वो लोग क्रेडिट ले पाएंगे। ठीक, तो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी मिलती है फॉर द फर्स्ट 2 months ऑफ द क्वार्टर। फॉर ईच ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ्स ऑफ अ क्वार्टर, अ रजिस्टर्ड पर्सन who has opted for QRMP scheme will have the IFF to furnish the details of such outward supplies to a registered person up to a value not exceeding 50 lakh rupees up to 13th day of the succeeding month। तो अप्रैल में जितना भी मैंने सामान बेचा 13th मई तक उन सारी इनवॉइसेस को मैं इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में प्रोवाइड कर सकता हूं। ठीक है, The facility of furnishing details of invoices in IFF has been provided so as to allow details of such supplies to be duly reflected in Form GSTR 2A and Form GSTR 2B of the concerned recipient। ठीक है, recipient को वो मिल जाए। Details of outward supplies furnished using IFF for the first and second months of a quarter shall not be furnished in Form GSTR1 for the said quarter। तो अगर मैं अप्रैल मई जून वाले क्वार्टर के लिए अप्रैल और मई की इनवॉइसेस में IFF के थ्रू फर्निश कर चुका हूं, तो अब मुझे दोबारा से GSTR1 में उनको इंक्लूड करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, केसेस where GSTR1 cannot be furnished, किन किन केसेस में GSTR1 दिया ही नहीं जा सकता है। तो पहला अमेंडमेंट आया है इसमें, if GSTR1 for any of the previous tax periods has not been furnished by him। अगर पिछले किसी भी टैक्स पीरियड्स का प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का GSTR1 नहीं फर्निश किया है, तो इस टैक्स पीरियड का GSTR1 फर्निश नहीं कर सकते। When GSTR3 not furnished for the preceding month, पिछले महीने का आपने GSTR3 नहीं दिया है तो इस महीने का GSTR1 नहीं दे सकते। When GSTR3 not furnished for preceding tax period by QRMP taxpayer। ठीक है, अब मंथ में तो आएगा नहीं, तो QRMP टैक्स पेयर को भी ये GSTR3 भी क्वार्टरली देना होता है। तो अगर QRMP ने पिछले टैक्स पीरियड के लिए GSTR3 नहीं फाइल किया था, तो वो अब इस वाले टैक्स पीरियड के लिए GSTR1 नहीं दे सकता है। GSTR1 cannot be furnished before the end of the tax period। A taxpayer cannot file GSTR1 before the end of the current tax period। ठीक है, करंट टैक्स पीरियड क्या हो गया, जैसे अगर मैं फरवरी 2023 के बारे में बात करूं, तो ये करंट टैक्स पीरियड विल बी 1 फरवरी टिल 28 फरवरी। तो 28 फरवरी से पहले मैं GSTR1 फाइल नहीं कर सकता, मुझे 20 मार्च तक का वेट करना होगा। मतलब 1 मार्च से 20 मार्च के बीच में मैं GSTR1 फाइल कर सकता हूं। सॉरी, 20 मार्च नहीं, GSTR1 के बारे में बात हो रही है। 1 मार्च से 11 मार्च के बीच में मैं GSTR1 फाइल कर सकता हूं कभी भी। ठीक, For example, for the month of November, GSTR1 cannot be filed till 30th November। तो ये 1st December से 11th December तक। However, following are the exceptions to this rule: casual taxpayers after the closure of their business, cancellation of GSTIN of a normal taxpayer। तो casual taxpayers जो है वो अपना बिजनेस क्लोज करने के बाद GSTR1 फाइल कर सकते हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता कि ये करंट टैक्स पीरियड चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है, और अगर आपका GSTIN कैंसिल हो जाता है तो आप GSTR1 फाइल कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता कि ये टैक्स पीरियड चल रहा है या नहीं। A taxpayer who has applied for cancellation of registration will be allowed to file GSTR1 after confirming receipt of application। देखिए, अगर आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है तो जैसे ही एप्लीकेशन की कंफर्मेशन रिसीट आपके पास आ जाएगी, उसके बाद आप GSTR1 फाइल कर सकते हो। GSTR1 के कंटेंट्स क्या होते हैं? The kind of details of outward supplies which are furnished in GSTR1 are as under। basic के other details क्या है? Obviously GSTIN, legal name, trade name, aggregate turnover in the previous year, year and month, HSN wise summary of outward supplies, details of documents issued। डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में क्या होगा? ये थी बेसिक एंड अदर डिटेल्स। ठीक है, अब डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज में क्या क्या होगा? B2B इंक्लूडिंग UIN होल्डर्स, B2C interstate supplies where invoice value is greater than 2.5 lakh rupees, consolidated details of other B2C supplies, zero rated and deemed exports, debit या credit notes issued, nil rated, exempted, non-GST supplies, amendments for prior period, advances received या advances adjusted। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होंगी GSTR1 में। GST is a destination-based consumption tax. Hence, the tax revenue is transferred to the state which is the place of supply of the particular transaction. Since the place of supply is crucial for determining the share of every state in the tax revenue, GSTR1 also captures information relating to the place of supply।
ठीक है, क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है, तो जिस स्टेट में फाइनल कंजम्पशन हुआ है उस स्टेट को टैक्स जाना चाहिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पर मेंशन करना पड़ेगा GSTR1 में। प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे कैलकुलेट की जाती है, कैसे फाइंड आउट की जाती है, वो आप सीए फाइनल में पढ़ोगे। The registered person is required to furnish details of invoices and revised invoices issued in relation to supplies made by him to registered and unregistered persons during a month and debit notes and credit notes in GSTR1 in the following manner। तो अब देखो, registered person को invoices और revised invoices की details देनी होती हैं GSTR1 में। Registered person is required to furnish details of invoices and revised invoices issued in relation to supplies made by him to a registered and unregistered person during a month। इस तरह से invoice wise details of all interstate and intrastate supplies made to registered persons, that is B2B। तो B2B सप्लाईज जितनी भी आप करोगे आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होंगी, सारी की सारी इनवॉइसेस की देनी होगी, ठीक है। और इनवॉइस वाइज डिटेल्स किसकी देनी होगी? इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस विद इनवॉइस वैल्यू एक्सीडिंग 2,50,000 रुपीज, ठीक है। तो अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को इंटरस्टेट ट्रांसफर किया, देखो B2B में इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो सब आपको देना होगा। यहाँ पर डायग्राम बनाया गया, हाँ ये तो बना है, देखो चलो मैं आपको डायग्राम बाद में दिखाऊंगा। तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स आपको देनी होगी। अगर इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट या इंट्रास्टेट आपने B2B सप्लाईज की तो आप इनवॉइस वाइज डिटेल्स होगे। अगर इंटरस्टेट अनरजिस्टर्ड पर्संस को 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू दी, मतलब B2C सप्लाईज की आपने 2.5 लाख से ज्यादा की इंटरस्टेट, तो भी आपको इनवॉइस वाइज डिटेल्स देनी होंगी। कंसोलिडेटेड डिटेल्स, इंट्रास्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स, तो हर पर्टिकुलर रेट ऑफ टैक्स के लिए जो भी आपने अनरजिस्टर्ड पर्संस को दिया उसके लिए कंसोलिडेटेड डिटेल्स दे दो। और इंटरस्टेट सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्संस विद इनवॉइस वैल्यू अप टू 2,50,000 फॉर ईच रेट ऑफ टैक्स सेपरेटली फॉर ईच स्टेट, ये भी आपको कंसोलिडेटेड डिटेल्स में देना होगा। डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स में इशूड ड्यूरिंग द मंथ फॉर इनवॉइसेस इशूड प्रीवियसली, तो ये भी आपको देना होगा। Thus, uploading of invoices depends on whether the supply is B2B or B2C plus whether the supply is intrastate or interstate. Invoices can be uploaded at any time during the tax period and not just at the time of filing. तो invoices आप कभी भी upload कर सकते हो। B2B means business to business transaction. In such type of transactions, the recipient is also a registered supplier and hence takes ITC. B2C means business to consumer transaction. In such type of transactions, the recipient is a consumer or unregistered and hence will not and cannot take ITC. ठीक है। अब आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज में कौन कौन सी डिटेल्स आपको कैसे कैसे देनी होती है, इनवॉइस वाइज डिटेल्स या कंसोलिडेटेड डिटेल्स, उसका एक यहां पर एक समरी चार्ट बना हुआ है, वो आप अपने आप से पढ़ सकते हो। अदर एस्पेक्ट्स देखते हैं। Even if a business has not made any sales during a certain time period, they still need to file a nil GSTR1 return to report this to the government. This can be done through an SMS using the registered mobile number of the taxpayer. GSTR1 submitted through SMS is verified by the registered mobile number based OTP facility. ठीक है, तो अगर आपने कोई भी आउटवर्ड सप्लाई नहीं की फिर भी आप एक nil GSTR1 जरूर फाइल करिए। A business can only file the GSTR1 for the current month if they have already filed the GSTR1 for the previous month। वो हम लोगों ने अभी देखा कि previous tax period का अगर आपने GSTR1 फाइल नहीं किया तो आप इस महीने का GSTR1 फाइल नहीं कर सकते। If a business decides to cancel their GST registration voluntarily, they will still need to file GSTR1 for the period during which they were registered for GST। तो अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन वॉलंटरली कैंसिल करने की कोशिश की तब भी आपको जिस पीरियड के लिए आप GST में रजिस्टर्ड थे उस पीरियड का GSTR1 फाइल करना होगा। If a business changes from being a regular taxpayer to a composition taxpayer, they can only file GSTR1 for the period during which they were a regular taxpayer. Even if they file it late, they can still report the invoices for the period before the change. ठीक, इधर rectification of unmatched entries and in case of short payment of tax। ठीक है, मैं पानी पी लेता हूं, आप फटाफट से वीडियो को कर दो लाइक। रेक्टिफिकेशन ऑफ अनमैच्ड एंट्रीज एंड इन केस ऑफ शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स, तो इसमें क्या होता है? देखो, इफ अ बिजनेस हैज सबमिटेड डिटेल्स ऑफ देयर सेल्स आउटवर्ड सप्लाईज फॉर अ सर्टेन पीरियड, आपने अपनी आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स दे दी, बट लेटर डिस्कवर्स एन एरर और ओमिशन इन दोज डिटेल्स, और बाद में कुछ गलती महसूस हुई, they must correct the mistake in the manner prescribed by the government। तो करना पड़ेगा सही। If the error or omission results in the business having paid less tax than they should have, they must pay the remaining tax amount along with any interest charged on it। ठीक है, अगर ये पता चलता है कि टैक्स जितना देना चाहिए था उससे कम पे किया गया तो इंटरेस्ट के साथ उस टैक्स को भर दो। They should report this correction in their tax return for that period। तो अपने रिटर्न में उसको जमा करना होगा।
Time limit for rectification. The maximum time limit within which such amendments are permissible is earlier of the following dates: 30th November following the end of the financial year to which such details pertain, or date of filing the relevant annual return. ठीक है, तो ये पहले 30 नवंबर नहीं था, अभी ये बढ़ा है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि टाइम लिमिट फॉर रेक्टिफिकेशन क्या हो जाएगा, तो या तो 30 नवंबर या फिर डेट ऑफ फाइलिंग द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न. ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रेलेवेंट एनुअल रिटर्न नहीं लिखा हुआ है, डेट ऑफ फाइलिंग, तो जिस भी डेट पे आपने फाइल किया वो वाली डेट, या फिर 30 नवंबर, विच एवर इज अर्लियर. ठीक. कम्युनिकेशन ऑफ डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, सेक्शन 38. ये नया सेक्शन आ गया है, पहले भी था लेकिन अभी पूरा सेक्शन 38 जो पुराना वाला था उसको खत्म करके ये नया वाला सेक्शन लेकर आए हैं. ठीक है. अच्छा, इसमें सिंपल एक्सप्लेनेशन में आपको पढ़ा देता हूं. इसमें ये जो अमेंडमेंट वाला है ये तो है ही, इसको आप लोग अपने आप से पढ़ लेना. मैं इसी चीज को एग्जैक्टली सेम पॉइंट्स को मैंने सिंपल वर्ड्स में यहां पर लिखा हुआ है, आपको मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन से पढ़ा देता हूं. एक्चुअल जो सेक्शन है वो आप लोगों की मर्जी होगी तो आप लोग पढ़ लेना. ठीक है. देखो सिंपल एक्सप्लेनेशन क्या है. When a registered business reports their sales, outward supplies to the government, the details of those supplies as well as any other supplies that are prescribed by the government will be made available electronically to the recipients of those supplies. GSTR 2A 2B. ठीक है. This information will be provided in a format and manner that is prescribed by the government. Done. The statement that is generated automatically by this process will include two types of information. One, details of inward supplies. This refers to the purchases made by the business that may qualify for input tax credit, a credit that can be applied against tax paid on sales. ठीक है. Details of supplies where credit cannot be availed. तो दो टाइप की चीजें आएंगी, इनवर्ड सप्लाईज वाली डिटेल्स जहां पर आप क्रेडिट ले सकते हो, और दूसरा आपके पास आएगा वो सप्लाईज जहां पर क्रेडिट आप अवेल नहीं कर सकते. This refers to sales made by other registered businesses where the recipient is not eligible to claim input tax credit. This could be because the supplier has not reported the details of the supply, or because the recipient has exceeded their input tax credit limit. This statement will be generated under certain conditions, including when a business registers for GST within a prescribed period, defaults in paying tax for a prescribed period, reports an output tax payable that exceeds the output tax paid by a prescribed limit, claims input tax credit that exceeds the limit prescribed by the government, defaults in paying the taxes as per the provisions of the law, or falls under any other class of persons as prescribed by the government. ठीक है. तो सिंपल सा सेक्शन है, सिंपल सा सेक्शन है. यहां पर क्या बोला है कि जब रजिस्टर्ड बिजनेस अपनी सेल्स को बताएगा तो उसको कम्युनिकेट करना पड़ेगा रेसिपिएंट को. अब रेसिपिएंट के पास जब कम्युनिकेशन पहुंचा तो दो तरीके का कम्युनिकेशन आ सकता है. दो तरीके का कम्युनिकेशन आ सकता है. क्या कि इन परचेजेस पर मैं क्रेडिट ले सकता हूं, तो वो डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज होंगी जिन पर मैं क्रेडिट ले सकता हूं, और दूसरा मेरे पास आएगा वो सप्लाईज की डिटेल्स जिन पर मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं. क्यों क्रेडिट मैं नहीं ले सकता हूं? अगर ये सारी चीजें होंगी तो मैं क्रेडिट नहीं ले सकता हूं. ठीक है. नेक्स्ट, फॉर्म एंड मैनर ऑफ एसरटेनिंग डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाईज, GSTR 2A एंड 2B. देखो GSTR 2A के बारे में बात करते हैं. तो फॉर्म GSTR 2A इज अ सिस्टम जनरेटेड रीड ओनली स्टेटमेंट ऑफ इनवर्ड सप्लाईज फॉर अ रेसिपिएंट. तो सिस्टम जनरेटेड है, रीड ओनली स्टेटमेंट है इनवर्ड सप्लाईज वाला. दिस स्टेटमेंट इज अपडेटेड ऑन अ रियल टाइम बेसिस. तो जैसे जैसे जो सप्लायर GSTR 1 फाइल करता रहेगा, मेरा GSTR 2A अपडेट होता रहेगा. The details become available to the recipient for view या download and are updated incrementally as and when suppliers upload or change details in the respective form of return या statement for the given tax period. ठीक है. तो continuously change होता रहता है. Details of outward supplies furnished by the supplier in form GSTR 1 or using the IFF is made available electronically to the concerned registered persons in form GSTR 2A, in form GSTR 4A and in form GSTR 6A as the case may be. ठीक है. अब ये GSTR 2A नॉर्मल लोगों के लिए, 4A कॉम्पोजिशन वालों के लिए, 6A भी किसी और चीज के लिए है. ठीक है. Details of invoices furnished by non-resident taxable person in form GSTR 5 and by an input service distributed in form GSTR 6. Details of TDS by deductor furnished in form GSTR 7 and details of TCS by an e-commerce operator furnished in form GSTR 8 are made available to the recipient, deductee or concerned person in form GSTR 2A. ठीक है. तो ये ठीक है, वैसे भी उतना खास इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट नहीं है ये. Further, details of the IGST paid on import of goods or goods brought in DTA from SEZ unit developer on a bill of entry are also made available in form GSTR 2A. ठीक. GSTR 2B, form GSTR 2B, an auto-generated read-only statement containing the details of ITC is made available to the registered person for every month. ठीक है.
अब ये यहाँ पर ऑटो जनरेटेड है, पहले कुछ और लिखा हुआ था, तो अब यहाँ पर नया वर्ड आ गया है ऑटो जनरेटेड। तो इसको याद रखना, कभी भी आप अगर लिखोगे कि GSTR2B कौन सा है तो ऑटो ड्राफ्टेड या ऑटो कुछ भी मत लिखना, ऑटो जनरेटेड लिखना, ठीक है। तो ये क्या होता है, दिस इज अ रीड ओनली स्टेटमेंट एंड दिस कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ आईटीसी, दिस कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ आईटीसी, ठीक है। इट इज अ स्टैटिक स्टेटमेंट एंड इज अवेलेबल ओनली वंस अ मंथ। तो मैंने आपको बताया था कि अगर GSTR1 टाइमली फाइल होता है तब तो GSTR2B में रिफ्लेक्ट होता है, अदरवाइज नहीं होता। Form GSTR2B consists of all the documents filed by supplier या ISD in their Form GSTR156 between cut-off dates, ठीक है। कट ऑफ डेट्स मतलब वही जो भी कट ऑफ डेट्स हैं, जैसे नॉर्मल वालों की 11 है तो 11 तारीख तक अगर GSTR1 फाइल हो गया तो उसकी जो भी डिटेल्स होगी GSTR2B में आ जाएंगी रेसिपिएंट के पास। It also consists of import data for the period which are received within 13th of the succeeding month, ठीक। The statement in Form GSTR2B for every month shall be made available to the registered person for the first and second month of a quarter, a day after the due date of furnishing of details of outward supplies for the said month in the IFF by a registered person opting for QRMP, or in Form GSTR1 by a registered person other than opting for QRMP, whichever is earlier, ठीक है। या in the third month of the quarter, a day after the due date of furnishing the details of outward supplies for the said month in Form GSTR1 by a registered person opting for QRMP। अब आओ इसको समझते हैं क्या कहा, ठीक। लेट्स सी, ये GSTR2B आपको कब मिलेगा? द स्टेटमेंट इन फॉर्म GSTR2B फॉर एवरी मंथ, हर महीने के लिए GSTR2B कब अवेलेबल करवाया जाएगा? पहले 2 महीनों के लिए, पहले 2 महीनों के लिए अगर QRMP ऑप्ट किया हुआ है, अगर QRMP ऑप्ट किया हुआ है तो IFF में प्रोवाइड किया जाएगा। कब प्रोवाइड किया जाएगा? अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ, ठीक है। तो अगर IFF से आपने किया तो IFF से आप जब तक भी जो भी IFF की ड्यू डेट है, जैसे ही आपने GSTR1 फाइल किया, जैसी ड्यू डेट हुई उसके अगले दिन आपको मिल जाएगा GSTR2B, ठीक। या इन फॉर्म GSTR1 में अगर आपने फाइल किया, अगर आपने QRMP के लिए ऑप्ट नहीं किया है, अगर सप्लायर ने QRMP के लिए ऑप्ट नहीं किया है तो वो GSTR1 फाइल करेगा, तो GSTR1 की जो भी ड्यू डेट होगी उसके जस्ट अगले दिन रेसिपिएंट के GSTR2B में ITC का ऑटो जनरेटेड स्टेटमेंट जनरेट हो जाएगा, राइट। तीसरे मंथ ऑफ द क्वार्टर में, अ डे आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर द सेड मंथ इन फॉर्म GSTR1 बाय रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर QRMP, ठीक है। तो तीसरे मंथ के लिए क्या हो जाएगा, वही GSTR1 फाइल करने के अगले दिन आपको GSTR2B में डिटेल्स आ जाएंगी। फर्निशिंग ऑफ रिटर्न्स देखो, GSTR3B, Form GSTR3B is being notified as the monthly return to be filed by a registered person by 20th day of the month succeeding the relevant month for registered persons opting for QRMP scheme by 22nd or 24th of the month depending upon the state or union territory in which they are registered, ठीक है। तो GSTR3B नॉर्मली अगले महीने की 20 तारीख तक जमा कर देना होता है, लेकिन 22 या 24 तारीख तक भी जमा किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर आप 22 वाली स्टेट्स में हो या अगर आप 24 वाली स्टेट्स में हो तो। GSTR3B can be submitted electronically through the common portal either directly or through a notified facilitation center. GSTR3B is a simple return containing summary of outward supplies, inward supplies liable to reverse charge, eligible ITC, payment of tax, etc. Thus, GSTR3B does not require invoice-wise data of outward supplies. वो तो already GSTR1 में आ गया। Payment of taxes for discharge of tax liability as per form GSTR3B, तो देखो, every registered person furnishing the return in form GSTR3B shall, subject to the provisions of section 49 of the Act, discharge his liability towards tax, interest, penalty, fees or any other amount payable under the Act by debiting the electronic cash ledger or electronic credit ledger as the case may be, not later than the last date for filing of return in form GSTR3B, ठीक है। सिंपल सा मतलब है कि जब आप 20 तारीख को GSTR3B फाइल करोगे तो उसी दिन आपको, या तो उस दिन या तो उससे पहले आपको अपने जो भी टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस या अदर अमाउंट है वो सब आपको पे करना होगा। कैसे पे करोगे? या तो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर को डेबिट करोगे या तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को डेबिट करोगे, ठीक। Nil GSTR3B. A nil GSTR3B can be filed through an SMS using the registered mobile number of the taxpayer. GSTR3B submitted through an SMS is verified by a registered mobile number based OTP facility. ठीक है। Next, when return cannot be filed, जब रिटर्न आपका फाइल नहीं किया जा सकता, कब? A registered person shall not be allowed to furnish a return of tax period if the return for any of the previous tax periods or the details of outward supplies under section 37(1) of for the said tax period has not been furnished by him. तो या तो आपने पिछले किसी टैक्स पीरियड का GSTR3B फाइल नहीं किया था, या तो आपने GSTR1 फाइल नहीं किया है।
अगर आपने इन दोनों में से कुछ भी नहीं किया है तो फिर GSTR 3B आप फाइल नहीं कर सकते हो। Time limit of rectification. No such rectification of any omission or incorrect particulars shall be allowed after 30th November following the end of the financial year to which such details pertain or the actual date of furnishing of relevant annual return whichever is earlier. ठीक है, तो ये तो सेम प्रोविजंस हो गए जो अभी थोड़ी देर पहले भी देखे थे। अब आओ देखो QRMP स्कीम के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। Alright, let's see. Eligibility for the scheme. A registered person who is required to furnish a return in form GSTR 3B and who has an aggregate turnover up to 5 crore rupees in the preceding financial year is eligible for QRMP scheme, right? 5 करोड़ तक की अगर आपकी टर्नओवर है तो फिर आप इसमें QRMP स्कीम में अप्लाई कर सकते हो। Exercising option for QRMP scheme option to be exercised at any time during the financial year from first day of the second month of preceding quarter to the last day of the first month of the quarter. In order to exercise this option, अब ये ऑप्शन आप कब एक्सरसाइज कर सकते हो ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आपको जुलाई, अगस्त और सितंबर वाले क्वार्टर के लिए QRMP ऑप्ट करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, कब कर सकते हो, कब ये ऑप्शन को आप एक्सरसाइज कर सकते हो? At any time during financial year from first day of the second month of the preceding quarter. Preceding quarter April, May, June. Second month यानी first May to the last day of the first month of the quarter 31st July. अगर आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले क्वार्टर के लिए QRMP ऑप्ट करना है तो आप 1 मई से 31 जुलाई के बीच में ऑप्ट कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो ये वाला ऑप्शन। In order to exercise this option, the registered person must have furnished the last return as due on the date of exercising such option. Validity of the option once exercised. Option is applicable for subsequent quarters unless the same is revised. तो ये चलता रहेगा जब तक आप इसको ठीक नहीं कर देते, जब तक आप इसको ये नहीं कहते कि आप ठीक है अब QRMP नहीं चाहिए, तब तक QRMP वाला ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहेगा। टाइम लिमिट टू ऑप्ट आउट फ्रॉम द स्कीम, जब आपको वापस करना है तो द फैसिलिटी फॉर ऑप्टिंग आउट ऑफ द स्कीम फॉर अ क्वार्टर विल बी अवेलेबल फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड मंथ ऑफ द प्रीसीडिंग क्वार्टर टू द लास्ट डे ऑफ द फर्स्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर, सेम चीज। सेसेशन ऑफ एलिजिबिलिटी. In case the aggregate turnover exceeds 5 crore rupees during any quarter in the current financial year, the registered person shall not be eligible for scheme from the next quarter. किसी एक क्वार्टर में 5 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर हो गया तो अगले क्वार्टर से आपको QRMP स्कीम नहीं मिलेगी। GSTN वाइज एप्लीकेबिलिटी, तो इसमें एक चीज बड़ी सही होती है कि आप एक ही पैन पर मल्टीपल GSTINs दे सकते हो ना, तो आप हर GSTIN पे डिसाइड कर सकते हो कि इस GSTIN पर मेरे को QRMP लेना है, इस GSTIN पर मेरे को QRMP नहीं लेना है, एंड सो ऑन। Monthly payment of tax. The registered person under QRMP scheme would be required to pay the tax due in each of the first 2 months of the quarter by depositing the due amount in form GST PMT 06 by 25th of the month succeeding such month. ठीक है, तो जो QRMP में अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तब भी आपको पहले 2 महीनों का भी टैक्स देना पड़ेगा अगले महीने की 25 तारीख को। ठीक है, मतलब अप्रैल का टैक्स आपको 25 मई तक देना है, मई का टैक्स आपको 25 जून तक देना है, एंड सो ऑन। The said person can use any of the following 2 options provided below for monthly payment of tax during the first 2 months. एक होता है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरा होता है सेल्फ असेसमेंट मेथड। फिक्स्ड सम मेथड में क्या होता है? A facility is being made available on the portal for generating a pre-filled challan in form GST PMT 06 for an amount equal to 35% of the tax paid in cash in the preceding quarter where the return was furnished quarterly or equal to the tax paid in cash in the last month of the immediately preceding quarter where the return was furnished monthly. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है, ये जो फिक्स्ड सम मेथड होता है इसमें कहते हैं पिछली बार जो आपने टैक्स भरा था उसका 35%। ठीक है, पिछली बार जो भी आपने टैक्स भरा था उसका 35% ये आप पे कर दो। फिर मंथली टैक्स पेमेंट थ्रू दिस मेथड वुड नॉट बी अवेलेबल टू दोज रजिस्टर्ड पर्संस हु हैव नॉट फर्निश्ड दिस रिटर्न फॉर अ कंप्लीट टैक्स पीरियड प्रीसीडिंग सच मंथ। ठीक है, एक तो ये हो जाता है फिक्स्ड सम मेथड पिछले वाले का 35% और दूसरा हो जाता है आपका सेल्फ असेसमेंट मेथड। The said persons in any case can pay the tax due by considering the tax liability on inward and outward supplies and the input tax credit available in form GST PMT 06। तो आप खुद से असेस कर लो और उसके बाद आप पेमेंट कर दो। In order to facilitate ascertainment of ITC available for the month, an auto-generated input tax credit statement has been made available in form GSTR2B for every month, right? No deposit required in case of sufficient balance in electronic cash and credit ledger या nil tax liability। तो आपको कुछ भी और डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं होती है अगर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में या इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में सफिशिएंट बैलेंस है तो।
रिफंड ऑफ टैक्स ओनली आफ्टर फर्निशिंग ऑफ जीएसटीआर 3B, तो अगर कुछ भी रिफंड होगा वो आपको तभी मिलेगा जब जीएसटीआर 3B आप फाइल कर दोगे। Quarterly filing of Form GSTR 3B, तो such registered persons would be required to furnish Form GSTR 3B for each quarter on or before 22nd or 24th day of the month succeeding such quarter। ठीक है, तो GSTR 3B अगर आप QRMP स्कीम में हो तो आपको अगले महीने की 22 या 24 तारीख तक करना होगा, फाइल करना होगा। 22 तारीख कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए, 24 तारीख कुछ और पर्टिकुलर स्टेट्स के लिए। एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंटरेस्ट फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग फिक्स्ड सम मेथड, तो अगर आपने फिक्स्ड सम मेथड को ऑप्ट किया है तो फिर इंटरेस्ट लगेगा क्या? No interest would be payable in case the tax due is paid in the first 2 months of the quarter by way of depositing auto-calculated fixed sum amount by the due date। ठीक है, तो अगर आपने ड्यू डेट के अंदर अंदर फिक्स्ड सम मेथड के हिसाब से आपने टैक्स पे कर दिया, तो अगर वो कम भी होता है तो इस पर सरकार आपसे टैक्स नहीं लेगी। फिक्स्ड सम किसने कैलकुलेट किया? सरकार ने कैलकुलेट किया, है ना। In case such payment of tax by depositing the system calculated amount in form GST PMT 06 is not done by due date, interest would be applicable at the applicable rate from the due date of furnishing form GST PMT 06 till the date of making such payment। अगर आपने टाइमली डिपॉजिट नहीं किया तो उसके बाद फिर अगले दिन से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा जब तक आप पेमेंट कर नहीं देते तो। Further, in case Form GSTR 3B for the quarter is furnished beyond the due date, interest would be payable as per the provisions of Section 50 of the CGST Act for the tax liability net of ITC। ठीक है, तो सेक्शन 50 में हम लोगों ने देखा था ना पेमेंट ऑफ टैक्स वाले में कि इंटरेस्ट किस पर लगता है। अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया पर आपने बाद में दिया तो फिर ग्रॉस अमाउंट पर लगता है, मतलब जो ग्रॉस अमाउंट पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। मतलब इट वोंट मैटर कि उस इंटरेस्ट का पेमेंट आप थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दे रहे हो या इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से दे रहे हो। ठीक है, उस टैक्स का पेमेंट, सॉरी इंटरेस्ट का पेमेंट तो आप इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से दे ही नहीं सकते, तो उस टैक्स का पेमेंट अगर आपने रिटर्न टाइमली फाइल कर दिया पर टैक्स देने में डिलेड हो गया तो फिर इट वोंट मैटर कि आप जो उसका पेमेंट है वो कैश से कर रहे हो या क्रेडिट लेजर से कर रहे हो। ठीक है, तो पूरे ग्रॉस अमाउंट पर लगेगा। लेकिन अगर आपने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया और उसके साथ साथ टैक्स पे किया तो सिर्फ उतने ही पोर्शन पर इंटरेस्ट लगेगा जितना पोर्शन आपने कैश में पे किया है। फॉर रजिस्टर्ड पर्सन मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स बाय ऑप्टिंग सेल्फ असेसमेंट मेथड, interest amount would be payable as per the provision of section 50 of the CGST Act or for tax or any part thereof net of ITC which remains unpaid या paid beyond the due date for the first 2 months of the quarter। सेल्फ असेसमेंट में अगर डिलेड सेल्फ असेसमेंट में अगर टैक्स वगैरह कम होता है तो फिर आपको इंटरेस्ट पे करना होगा। इंटरेस्ट पेबल if any shall be paid along with form GSTR 3B। बेनिफिट्स क्या है QRMP स्कीम के? Significant reduction of compliance burden for taxpayer. Only 4 GSTR 3B returns to be filed by taxpayer instead of 12 GSTR 3B returns in a year. Only 4 GSTR 1 returns are required to be filed. Payment of taxes on monthly basis. Furnishing of invoice details in IFF। अब आ जाओ स्पेशल रिटर्न्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला स्पेशल रिटर्न है फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय कॉम्पोजिशन सप्लायर। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर्स विल फर्निश अ स्टेटमेंट इन GST IMP या GST MP क्या है ये GST MP कुछ तो गड़बड़ है इस फॉर्म नंबर में, फॉर्म नंबर चेक कर लेंगे, चलो जाने दो। तो फर्निश स्टेटमेंट इन फॉर्म GST, अच्छा ये कॉम्पोजिशन वाला दिया तो था 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग क्वार्टर ना, तो अभी यहां पर भी मिल जाएगा। दिस इज पेज नंबर व्हाट 57, ये ना यहां पर मिल जाना चाहिए। कॉम्पोजिशन GST CMP 08, ठीक है, GST CMP 08 है वो, GST MP नहीं है, GST CMP 08 फॉर्म नंबर। ठीक, चलो GST CMP 08, तो राइट, इसको आप अपने नोट्स में चेक कर लीजिएगा। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर्स विल फर्निश अ स्टेटमेंट इन फॉर्म GST CMP 08 containing details of payment of self-assessed tax for every quarter or part of the quarter by 18th day of the month succeeding such quarter. Furnish return GSTR 4 for every financial year or part of the financial year on or before 30th day of April following the end of such financial year. Every registered person furnishing GST CMP 08 shall discharge his liability towards tax or interest payable by debiting the electronic cash ledger. A nil GST CMP 08 can be filed through an SMS using the registered mobile number of the taxpayer. A nil GST CMP 08 submitted through an SMS is verified by the registered mobile number based OTP facility.
Contents of information क्या है? तो return furnished shall include the invoice-wise interstate and intrastate inward supplies received from registered and unregistered persons and consolidated details of outward supplies made. GSTR 4 के कंटेंट्स क्या होंगे? बेसिक एंड अदर डिटेल्स में GSTIN होगा, लीगल नेम ट्रेड नेम होगा, TDS TCS होगा, टैक्स इंटरेस्ट लेट फी रिसीवेबल पेबल एंड पेड होगा, रिफंड क्लेम्ड फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये भी मेंशन होगा, डिटेल्स रिगार्डिंग इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज ये क्या इसमें क्या क्या मेंशन होगा? तो इनवॉइस वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल इनवर्ड सप्लाईज दैट इज इंट्रा एंड इंटरस्टेट सप्लाईज फ्रॉम रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूडिंग रिवर्स चार्ज सप्लाईज एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज सब कुछ होगा। ये टेबल 4 में होता है, ठीक है, फॉर्म के टेबल 4 में होता है। समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लायबिलिटी एज पर जीएसटी सीएमपी 08 नेट ऑफ एडवांसेस क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स एंड एनी अदर एडजस्टमेंट्स ड्यू टू अमेंडमेंट्स एक्सेट्रा ये टेबल 5 में आपका हो जाता है। टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज या इनवर्ड सप्लाईज अट्रैक्टिंग रिवर्स चार्ज, net of advances credit and debit notes and any other adjustments due to amendments etc, consolidated details of outward supplies। ठीक, अब देखो स्टेटमेंट्स या रिटर्न फॉर द पीरियड प्रायर टू ऑप्टिंग फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑप्ट करने से पहले स्टेटमेंट या रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड रिलेटिंग टू द पीरियड ड्यूरिंग व्हिच द पर्सन वाज लायबल टू फर्निश सच डिटेल्स एंड रिटर्न्स टिल द ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न फॉर द मंथ ऑफ सितंबर ऑफ द सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और फर्निशिंग ऑफ एनुअल रिटर्न ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर व्हिचएवर इज अर्लियर, राइट। ITC अवेलेबल नहीं होता है। Here the person shall not be eligible to avail ITC on receipt of invoices or debit notes from the supplier for the period prior to his opting for the composition scheme। ठीक है, तो इसको ITC वगैरह नहीं मिलेगा। A registered person opting to withdraw from the composition scheme at his own motion or where option is withdrawn at the instance of the proper officer shall, where required, furnish a statement in the prescribed form for the period for which he has paid tax under the composition scheme till the 18th of the month succeeding the quarter in which the date of withdrawal falls and furnish GSTR 4 for the said period till 30th day of April following the end of the financial year during which such withdrawal falls। ठीक है, तो या तो कॉम्पोजिशन सप्लाई से आपने खुद ही विथड्रॉ कर लिया या तो प्रॉपर ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया, तो 18 तारीख तक, अगले महीने की 18 तारीख तक आपको इसकी डिटेल्स देनी हो जाएंगी। ठीक, फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स बाय नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्संस। Non-resident taxable persons are those suppliers who do not have a business establishment in India and have come for a short period to make supplies in India. They would normally import their products into India and make local supplies. तो इंडिया के बाहर से प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे और इंडिया में उसको बेचेंगे। इन लोगों को मंथली रिटर्न फाइल करना होता है। A registered NRTP is not required to file separately the statement of outward supplies, statement of inward supplies and return like a normal taxpayer. In place of the same, a simplified monthly tax return has been prescribed in Form GSTR 5 for an NRTP for every calendar month or part thereof. The details of outward supplies and inward supplies for an NRTP are incorporated in GSTR 5. Last date of filing the return, the GSTR 5 should be furnished within 13 days after the end of the calendar month or within 7 days after the last day of validity period for registration, whichever is earlier। ठीक है, तो 13 दिन वाला अमेंडमेंट है, इसको आप लोग देखो बोर्ड में लिखा हुआ है। Payment of interest, penalty, fee or any other amount payable, an NRTP shall pay the tax, interest, fees, penalty, fees or any other amount payable under the CGST Act or rules thereunder if return is not furnished as per the above time limit। ठीक है, तो अगर रिटर्न above time limit के हिसाब से नहीं किया गया तो फिर ये टैक्स, पेनल्टी, फीस वगैरह भी देनी होगी। फिर एक आता है एनुअल रिटर्न। तो देखो, who is required to furnish annual return and what is the due date for the same? तो all registered persons are required to file an annual return. However, following persons are not required to file the annual return: casual taxable persons, non-resident taxable person, input service distributors, persons authorized to deduct or collect tax at source under section 51 and 52, and persons supplying OIDAR services from outside India to unregistered persons in India। ठीक है, the annual return for a financial year needs to be filed by 31st December of the next financial year। ठीक, annual return needs to be filed by 31st December of the next financial year। Due date of filing annual return may be extended by the commissioner या commissioner of state GST या commissioner of UT GST for a class of taxable persons by way of a notification। What is the prescribed form for annual return? Annual return is to be filed electronically in form GSTR 9 through the common portal। Composition scheme के लिए GSTR 9A है। ठीक, फाइनल रिटर्न के बारे में बात करते हैं। फाइनल रिटर्न, तो हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश फाइनल रिटर्न? एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु इज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 39(1) मतलब GSTR 1 and
whose registration has been surrendered or cancelled is required to file a final return electronically in Form GSTR 10 through the common portal. What is the time limit? The final return has to be filed within 3 months of the date of cancellation or date of order of cancellation, whichever is later. तो जिस दिन कैंसिल हो गया या जिस दिन ऑर्डर मिला उसके 3 महीने, उसमें से जो भी लेटर है उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपको फाइनल रिटर्न फाइल करना होता है. Details of inward supplies of persons having UIN. तो देखो, when UIN is issued for claiming refund of taxes paid on inward supplies, such person shall furnish the details of inward supplies of taxable goods or services on which refund of taxes has been claimed in Form GSTR 11 along with the application of such refund claim. When UIN is issued for purposes other than refund of taxes paid, so such person shall furnish the details of inward supplies of taxable goods or services as may be required by the proper officer in Form GSTR 11. सिंपल है, बस प्रोसीजरल है, कुछ समझाने का इसमें है नहीं. नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स. नोटिस टू रिटर्न डिफॉल्टर्स, तो जिन लोगों ने रिटर्न फाइल नहीं किया है उनको क्या नोटिस है, उनको नोटिस जा रहा है, वही बात है यहाँ पर. तो देखो, a notice in prescribed form is issued electronically to a registered person who fails to furnish return under section 39 normal return or section 44 annual return or section 45 final return or section 52 TCS statement. The notice requires a registered person to furnish the return within 15 days. Late fees levied for delay in filing return. So periodical returns under sections 37, 39, 45, 100 rupees for every day during which such failure continues or 5,000 rupees whichever is less. ठीक है, तो सेक्शन 37 स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज यानी GSTR 1, सेक्शन 39 यानी रिटर्न्स इंक्लूडिंग रिटर्न्स अंडर QRMP स्कीम, वही GSTR 3B वगैरह, एंड सेक्शन 45 इज फाइनल रिटर्न. ठीक है, तो अगर आपने इनको डिले किया फाइलिंग में तो 100 रुपए पर डे का फाइन आपको लगता रहेगा या फिर 5,000 रुपए whichever is less. फॉर एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 44, अगर एनुअल रिटर्न आपने टाइमली फाइल नहीं किया तो 100 रुपीज फॉर एवरी डे ड्यूरिंग विच सच फेलियर कंटिन्यूज और 2.25% ऑफ हिज टर्नओवर इन द स्टेट और यूनियन टेरिटरी व्हिचएवर इज लेस. फॉर डिलेड फाइलिंग ऑफ GSTR 1 और GSTR 3B, total amount of late fee payable under section 47 from June 21 quarter ending June 21 onwards by registered person who failed to furnish form GSTR 1 or GSTR 3B by due date shall be as follows. अगर आपने GSTR 1 और GSTR 3B डिले किया तो फिर इस तरह से आपका फाइन लगेगा. क्या लगेगा देखो, registered persons who have nil outward supplies in the tax period या whose total amount of tax payable in GSTR 3B is nil as the case may be, तो इन पर 500 रुपए का क्वांटम ऑफ लेट फी लगेगा, 250 रुपए CGST, 250 रुपए SGST. ठीक है, registered person other than those covered in one above, मतलब जिनकी nil outward supplies नहीं है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ या उससे कम है तो 2,000 रुपए लगेगा, 1,000 CGST, 1,000 SGST. और अगर 5 करोड़ से ज्यादा है अगर 1.5 करोड़ से ज्यादा है, 5 करोड़ तक है तो फिर 5,000 रुपए लग जाएगा, 2,500 CGST और 2,500 SGST. ठीक है, अगर 1.5 करोड़ तक है तो 2,000 की पेनल्टी लगेगी, अगर 1.5 करोड़ से ऊपर है, 5 करोड़ तक है तो फिर 5,000 रुपए की पेनल्टी लग जाएगी. रजिस्टर्ड पर्संस अदर देन 1 and 2 अबव, इन दोनों के अलावा लेट फी एज स्पेसिफाइड इन सेक्शन 47. ठीक, for delayed filing of GSTR 4, total amount of late fee payable under section 47 from financial year 21-22 onwards by registered person compensation taxpayer who fails to furnish GSTR 4 by the due date shall be as follows. तो अगर total tax payable in GSTR 4 is nil तो 500 रुपए की पेनल्टी लगेगी. रजिस्टर्ड पर्सन अदर देन दोस कवर्ड इन वन अबव तो 2,000 रुपए की पेनल्टी आपकी लग जाएगी. ठीक, अब हमारे पास लास्ट कॉन्सेप्ट आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स प्रैक्टिशनर्स, GST प्रैक्टिशनर्स का. So the manner of approval of GST practitioners, their eligibility conditions, duties and obligations, manner of removal and other conditions relevant for their functioning shall be such as may be prescribed. A registered person may authorize an approved GST practitioner to furnish the detail of outward supplies and GST returns. तो ये भी amendment है, यहाँ पर पहले outward supplies के साथ साथ inward supplies भी लिखा हुआ था, तो अभी inward supplies को हटा दिया, सिर्फ इतना रखा, outward supplies and GST returns ही GST practitioner फाइल कर सकता है. And to perform such other functions in such manner as may be prescribed. देखो, the responsibility for correctness of any particulars furnished in the return or other details filed by the GST practitioners shall continue to rest with the registered person on whose behalf such return and details are furnished. तो GST practitioner बेसिकली होते क्या है, अगर मैं GST के रिटर्न्स वगैरह खुद से फाइल नहीं कर पा रहा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी हायर नहीं करना चाहता, तो मैं GST practitioner को हायर कर सकता हूं, लेकिन फिर भी जो भी रिटर्न वो फाइल करेगा उसकी करेक्टनेस की जिम्मेदारी मेरी ही होगी. Provisions relating to goods or services tax practitioner, देखो,
Activities of GST practitioner. A GST practitioner can undertake any or all of the following activities on behalf of a registered person if so authorized. कौन कौन सी? Furnish the details of outward supplies. मैंने आपको बताया inward काट दिया गया है. Furnish monthly, quarterly, annual or final return. Make deposit for credit into electronic cash ledger. File a claim for refund. File an application for amendment of cancellation of registration. Furnish information for generation of an e-way bill. Furnish details of challan in form GST ITC 04. File an application for amendment or cancellation of enrollment under Rule 58. And file an intimation to pay tax under the composition scheme or withdraw from the said scheme. Further proceedings on consent of registered person, where any application relating to claim for refund or an application for amendment or cancellation of registration, or where an intimation to pay tax under composition scheme or to withdraw from such scheme has been submitted by the goods and services tax practitioner authorized by the registered person, a confirmation shall be sought from the registered person and the application submitted by the said practitioner shall be made available to the registered person on the common portal, and such application shall not be further proceeded with until the registered person gives his consent to the same. बेसिकली बात यह है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर ने अगर हमारे बिहाफ पर कुछ भी किया, हम रजिस्टर्ड पर्सन है, जीएसटी प्रैक्टिशनर ने हमारे बिहाफ पर अगर कुछ भी किया तो वो जीएसटी पोर्टल पर हमसे अप्रूवल मांगेगा. हम जब उसको कंसेंट दे देंगे तभी वो आगे की प्रोसीडिंग्स कर पाएगा. ठीक. प्रिपरेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट बाय जीएसटी प्रैक्टिशनर. The GST practitioner shall prepare the statements with due diligence and affix his digital signature on the statements prepared by him or electronically verify using his credentials. The person to be enrolled as GST practitioner has to pass a notified examination within a period of 18 months from the appointed date. Up. Who can be registered as goods and service tax practitioners under section 48? तो देखो, following persons can be registered as goods and services tax practitioners. Any person who is a citizen of India, is a person of sound mind, is not adjudicated as insolvent, has not been convicted by a competent court, and satisfies any of the following conditions, namely that he is a retired officer of the commercial tax department of any state government CBIC who during service under government had worked in a post not lower than the rank of group B gazetted officer for a period greater than 2 years, greater than equal to 2 years, is enrolled as a sales tax practitioner or a tax return preparer under the erstwhile indirect tax laws for a period of not less than 5 years, or acquired any of the prescribed qualifications, has passed graduate or postgraduate degree or its equivalent examination having a degree in specified disciplines from any Indian university, or a degree examination of any foreign university recognized by any Indian university as equivalent to the degree examination, has passed any other notified examination, has passed final examination of ICAI, ICSI, Institute of Cost Accountants of India. और इसी के साथ हमारा पूरा का पूरा जो टैक्सेशन का सिलेबस है वो खत्म हो जाता है. Well, this brings us to the end of this session. I sincerely hope आप लोगों को बहुत मजा आया होगा. मैं आपको फटाफट से बता देता हूं अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है. तो उसके लिए आपको अनअकैडमी के वेबसाइट पर आना होगा, लॉग इन करके आपको अपना गोल सेलेक्ट करना होगा सीए इंटरमीडिएट. जब आप सीए इंटरमीडिएट पर आओगे तो आपको यहां पर सब्सक्रिप्शन प्लान्स पर क्लिक करना होगा. जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन प्लान पर क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पेज खुल जाएगा. यहां पर आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, प्लस और आइकॉनिक. आप सिंपली यहां पर गेट प्लस पर क्लिक करोगे. गेट प्लस पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर मेरा कोड एंटर कर दोगे NISH10 और अप्लाई कर दोगे और आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाएगा, जो कि आप लोग देख सकते हो कि अभी इस समय दिखाई दे रहा है कि 14 अप्रैल तक ये 20% का है. ठीक है, तो हो सकता है 14 अप्रैल के बाद अगर आप ये वाला सेशन देख रहे हो तो हो सकता है ये ऑफर तब तक एक्सटेंड हो जाए, या अगर नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो भी मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट होगा वो आप लोगों के लिए यहां पर अवेलेबल हो जाएगा. तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस एंड यूज माय कोड NISH10 टू गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट. थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, बाय बाय.